बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में हमने फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वाला पोर्शन जो था वो डिटेल में पढ़ लिया, जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट सबके बारे में पढ़ा। पर इस चैप्टर में हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस वाला पार्ट था थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था। सो आज उस एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस वाले पार्ट को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर ना हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया में माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट और कोस्टल रीजन अवेलेबल है। इंडिया के नॉर्थ में देखें तो इंडिया के नॉर्थ में द ग्रेट हिमालयाज है। इंडिया के साउथ में देखो तो इंडियन ओशन अवेलेबल है। यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। मतलब काफी सारे जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के पास अवेलेबल है। इंडिया के नॉर्थ की अगर बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में ना इंडिया काफी सारी मल्टीपल कंट्रीज के साथ थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टेड था और एक प्रॉपर रूट बना हुआ था जिसकी वजह से इंडिया मल्टीपल देशों के साथ ट्रेड कर पा रहा था। और उस रूट का जो नाम था उसका नाम था सिल्क रूट। अब अगर आप सिल्क रूट देखो तो ये मैप में सिल्क रूट बना हुआ है। ये जो रेड वाली लाइंस है, रेड वाली मार्किंग आप देख पा रहे हो, ये स्टार्टिंग हो रही है चाइना से इंडिया, इंडिया से देन पर्शिया एंड मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इवन यूरोप तक इसकी कनेक्टिविटी जा रही है। और यहाँ पे आप एक चीज देखो, इजिप्ट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है वहां तक इसकी जो कनेक्टिविटी थी वो अवेलेबल थी। मतलब सीरीज ऑफ रोड्स जो थी बनी हुई थी जिसकी वजह से इन कंट्रीज का आपस में बहुत ही हाई लेवल पे जो ट्रेड था वो पॉसिबल हो पा रहा था और काफी सारे बिजनेसेस जो थे वो फ्लरिश हो पा रहे थे। यू नो वन थिंग, जो सिल्क रूट था, एंशिएंट सिल्क रूट था, आज के टाइम पे चाइना उसको अब दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका की टोटल 60 कंट्रीज को कनेक्ट करना चाहता है। और उसके कनेक्टिविटी का सिंपल कारण ये है क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ट्रेड फैसिलिटेट होगा, और अगर ट्रेड फैसिलिटेट होगा तो काफी सारे अर्निंग के जो सोर्सेज है वो मिल सकते हैं। अब इंडिया के साउथ में मैरीटाइम रूट जो था वो बना हुआ था जिसका नाम स्पाइस रूट जो था वो दिया गया था। अब इस स्पाइस रूट के चलते इंडिया अपने वेस्ट से और इंडिया अपने ईस्ट से ट्रेड कर पाता था बहुत ही आसानी से, जिसकी वजह से बहुत बड़े जो बिजनेसेस थे वो स्टार्ट हुए, ट्रेड पॉसिबल हो पाया, इंडस्ट्रियल बेल्ट जो था वो डेवलप हो गया हमारे देश में और इवन काफी और देशों में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की माने तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो ट्रेड था वो पॉसिबल हो पा रहा था। अब इंडिया में जो अर्लियर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस सिविलाइजेशन का नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ये आप देख सकते हो, ये जो मार्किंग बनी हुई है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया। अब ऑब्वियस ही बात है उस टाइम पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान तो 1947 में ब्रिटिशर्स की गलती की वजह से बना और इवन हमारे भी कुछ लोग थे इसमें इन्वॉल्व। तो ये इंडिया का ही पार्ट था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे बनी हुई थी। और उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे पर्शिया में और इजिप्ट में या फिर इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में, तो यहाँ पे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो बनी थी। और काफी सारे जो एविडेंसेस है, क्लियर कट एविडेंसेस दोनों के दोनों एरियाज में देखने को मिलते हैं दैट देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू सिविलाइजेशंस। अब हड़प्पा बहुत पुरानी है, अराउंड 3300 बीसी से स्टार्ट हो गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये तकरीबन 1300 बीसी तक चली है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है। अब इतने पहले जो है इतनी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनी हुई थी और यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस थिंग, ये इतनी ज्यादा अच्छे लेवल पे की हुई सिविलाइजेशंस थी। इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, इनका ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग वर्क इन सिविलाइजेशंस ने किया हुआ था। अब इनिशियली ये देखो, यहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इनके बीच में आपस में ट्रेड हो रहा है तो डिस्टेंस तो है ही ना। अब इतना डिस्टेंस है फिर भी ट्रेड हो रहा है, और ट्रेड गोल्ड, सिल्वर और भी काफी सारी कमोडिटीज में ट्रेड हुआ करता था। इनिशियली इनके पास जो करेंसी का सिस्टम थे, इनिशियली इनके पास जो वेट्स वगैरह थे वो डिफरेंट थे, स्टैंडर्डाइज कुछ नहीं था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता रहा, जैसे जैसे एडवांसमेंट देखने को मिलती रही, तो इनके जो सिस्टम थे वो बिल्कुल सेट होने लग गए। फिर क्या हुआ, जब इतना ज्यादा काम चल रहा है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जो है बढ़ने शुरू हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ना टेराकोटा कॉइन्स यूज किए जाते थे, मिट्टी के बने हुए कॉइन्स होते थे। पर मिट्टी के बने हुए कॉइन्स की ना जो बुनियाद थी
जिसको कहें जिसकी ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत कम थी, उसकी वजह से फिर मेटल के कॉइन्स जो थे वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो थे वो स्टार्ट हो गए, शुरू होने। देन हुंडीज और चिट्ठी नाम की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो स्टार्ट होगी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, या इवन पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। हुंडी का कंसेप्ट समझो, हुंडी है क्या? हुंडी बेसिकली, मैं आपको एक सिंपल से ना एग्जांपल से समझाता हूं। मिस्टर ए है, मान लो सपोज मिस्टर ए मुंबई में है और उसका भाई है मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो दिल्ली में है। हुंडी समझो, बिकॉज हुंडी को अगर समझ लोगे ना उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये हुंडी का कंसेप्ट एक्चुअल में क्या है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मान लो सपोज 1 लाख रुपया भेजना है, फाइन। अब ये कैश नहीं भेजेगा, अब ये क्या करेगा, ये यहां पे एक सेठ होगा, उस सेठ से हुंडी लिखवाएगा, ओके, और ये हुंडी जो है मिस्टर बी को भेजेगा, कैश नहीं भेज रहा, ये हुंडी भेज रहा है मिस्टर बी को। और दिल्ली में भी इस सेठ का एक दोस्त बैठा होगा, दूसरा सेठ। जब मिस्टर बी के पास ये हुंडी पहुंच जाएगी तो मिस्टर बी सेठ को हुंडी दिखाएगा और सेठ को हुंडी दिखाने के बाद उससे पैसे जो है वो ले लेगा। अब मिस्टर बी का क्या फायदा? मिस्टर बी डेफिनेटली बात है इसको पैसा मिल जाएगा मिस्टर ए से, और इस सेठ का क्या फायदा जो दिल्ली में बैठा है, ये अपना कमीशन खाएगा। अब पैसे को ट्रांसफर नहीं किया, हुंडी को ट्रांसफर करके जहां पे बंदा बैठा है वहां पे पैसा मिल गया। मतलब ये तो फॉर्मल तरीका नहीं था, इनफॉर्मल तरीका था। और भी काफी तरह की हुंडियां देखेंगे। हुंडी पॉपुलर बन चुकी थी एंड इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वारंटीज द पेमेंट ऑफ मनी, जैसे इस केस में कहा हमने। नाउ इट इंडिकेटेड एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, जस्ट लाइक ना आज के टाइम के जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो प्रीवियस टाइम की हुंडीज जो थी वो की थी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, आप अकाउंटेंसी में देखोगे। एंड कुड बी ट्रांसफर थ्रू वैलिड नेगोशिएशन, इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता था। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कैसे। इंडिया में ना इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ। अब ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जो था ना वो फॉर्मल बेसिस पे नहीं था। जो बड़े बड़े सेठ लोग होते थे जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता था वो क्या करते थे, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देते थे। यू नो मेटल कॉइन्स जो था वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका था। तो जिनके पास, जैसे बैंक क्या करता है, बैंक का क्या काम है, मेरे पास अगर पैसे पड़े हैं बैंक तो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं घर में, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक में जमा करा दूंगा। और फिर बैंक क्या करेगा उस पैसे का, बैंक फिर उस पैसे को फर्दर किसी बंदे को दे देगा जिसको पैसे चाहिए लोन के तौर पे। यही काम जो था वो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम वाले कर रहे थे। अब जिनके पास एक्स्ट्रा मेटल कॉइन्स होते थे ये अपने मेटल कॉइन्स जमा करा देते थे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के पास। और उसके बाद ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम वाले लोग क्या करते थे, जिनको फर्दर पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी ये उनको दे देते थे। अब इससे क्या होता था, डेफिनेटली जो बिजनेसेस है, ट्रेड्स है, वो फ्लरिश होंगे। बैंक्स भी तो ये काम करते हैं, तो वो भी बहुत पुराने टाइम पे, बट इट वाज नॉट अ फॉर्मल थिंग। जैसे अब के टाइम पे अगर बैंक की बात करें तो आरबीआई इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशनल, जिस जो बैंकिंग सिस्टम को, पूरे के पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया में फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ही प्यारा क्लाइमेट है। इंडिया में हर तरह के सीजन अवेलेबल है और इन्हीं सीजन की वजह से यहाँ पे 2 से 3 बार जो खेती है एक साल में की जा सकती है। काफी एरियाज में 3-3 बार खेती बाड़ी भी की जाती थी, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न रीजन लाइक पंजाब हरियाणा में देखा जाए तो 3-3 फसल भी कई फार्मर्स कल्टीवेट कर देते हैं। ठीक, अब जब 3-3 फसल करेंगे तो पैसा तो आएगा ना, तो पैसा आएगा तो वो क्या कर सकते हैं, बैंकों में जमा करा सकते हैं, जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है। इसके अलावा कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज जैसे डाइंग, ब्लीचिंग वगैरह और भी मल्टीपल तरह की एक्टिविटीज जो थी ये लोग करते थे और उसकी वजह से ये पैसा कमाते थे। पैसे की वजह से सेविंग करते थे, सेविंग की वजह से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो थे इनकी पॉसिबल हो पा रही थी। प्लस उसके बाद कारखाना और वर्कशॉप, इसका डेवलपमेंट हो रहा था। देखो जो कई आर्टिशन लोग थे ना, आर्टिशन, अब कई होते हैं ना फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, जो स्किल है उनके पास रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो पॉटर होते हैं उनके पास फैमिली टू फैमिली स्किल्स आ रहे हैं। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके पास फैमिली टू फैमिली स्किल्स आ रहे हैं। आयरन स्मिथ है उनके पास फैमिली टू फैमिली स्किल्स आ रहे हैं। कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, कारपेंट्री का ही कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्किल्स आ रहे हैं और उनको उन स्पेसिफिक जो प्रोफेशन है उनकी वजह से भी जाना जाता है। तो उन्होंने ये सारे जो कारखाना और वर्कशॉप से डेवलप हुए और उस कारखाना और वर्कशॉप में जो फैमिली है, आगे आने वाली जनरेशन है, एक तो काम करते थे, आने वाली जनरेशन को चीजें सिखाई जाती थी ताकि जो उनका स्किल है उनकी फैमिली के पास रहे।
समझे? अब अगर आप कुछ टाइप्स ऑफ हुंडी करें, हुंडी की बात करें, जैसे मैंने आपको हुंडी का बताया ना, अनकंडीशनल तौर पे आप किसी भी तरह से पैसे का ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अगर आप उधार पे गुड्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उस टाइम पे हुंडी का यूज किया जा सकता है। तो जैसे एक हुंडी का यहाँ पे स्पेसिमन दिया हुआ है, इसमें लिखा है 86 days after date promise to pay सेठ मंगूमल भगवान दास or order the sum of ₹2500 that is 2500 only for value received in cash this day। तो एक प्रॉमिस है कि भाई कितने दिन के बाद, 86 डेज के बाद सेठ मंगूमल भगवान दास को ना पैसा पे करना है। समझे इस चीज को? अब कुछ तरह की हुंडीज है और इनकी क्लासिफिकेशंस है। क्लासिफिकेशन बेसिकली दो तरह की है। आपने बैंक में दो तरह के डिपॉजिट सुने होंगे, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। ओके, डिमांड डिपॉजिट हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मेरा अकाउंट में पैसा है, ठीक है, मैं एटीएम कार्ड लेके गया, अपना डेबिट कार्ड अपना लेके गया, मशीन में डाला कार्ड और मशीन में से पैसे का इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इतने पैसे मेरे को चाहिए, तो बैंक मेरे को पैसा दे देगा, मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये डिमांड है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड पे विड्रॉल कर सकते हैं। एक होता है टाइम, जैसे एफडी वगैरह, आरडी वगैरह हो गया, ये मेच्योरिटी से पहले हम विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब एक पर्टिकुलर डेट, जैसे आप इस केस में देखो 86 डेज के बाद कभी भी पैसा जो है मिल सकता है, बट 86 डेज से पहले नहीं मिलेगा पैसा इस केस में। तो ये जो दर्शनी हुंडी है ये डिमांड वाली हुंडी है, ऑन पैसा मिल जाएगा। और ये मुद्दती जो हुंडी है वो ये जो टाइम है, आफ्टर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ही जो है पॉसिबल होगी। अब उसका क्या है? नेम ऑफ हुंडी, धनी जोग। Now it is payable to any person, no liability on who received the payment। भाई कोई लाइबिलिटी नहीं है, जिसके हाथ में हुंडी अवेलेबल होगी उसको पैसा मिल जाएगा। मान लो मेरा एक स्टूडेंट है, लेट्स से करण इज माय स्टूडेंट, हुंडी मेरे पास थी, मेरे को पैसे चाहिए थे, मैंने करण को हुंडी पकड़ा दी और उसको कहा भाई मिस्टर एक्स से ना पैसे ले आओ। करण हुंडी दिखाएगा, नाउ इट इज पेबल टू एनी पर्सन। भाई हुंडी किसकी है? हुंडी तो मेरे नाम पे है, मैंने करण को दे दी कि करण जाके मिस्टर एक्स से पैसे ले आ, तो करण हुंडी दिखाएगा और मिस्टर एक्स भी नहीं मना करेगा। मिस्टर एक्स देखेगा हुंडी करण के पास है तो जितने भी पैसे होंगे करण को पकड़ा देगा और बाद में करण जो है मेरे को ला देगा। एंड नो लायबिलिटी ऑन हु रिसीव्ड द पेमेंट। भाई बाद में एक्स की कोई लायबिलिटी, एक्स ने पेमेंट कर दी है तो जिसके पास है उसको मिल जाएगी। दैट मीन बेयरर एक किस्म से हो गया। सहयोग, इसको शाह जोग भी कहा जाता था। शाह मतलब रेप्यूटेड पर्सन। ये हुंडीज पर्टिकुलरली रेप्यूटेड पर्संस के लिए होती थी एंड इट इज पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली, जो रिस्पेक्टेबल लोग थे जैसे सेठ लोग हो गए। एंड लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल लोगों के थी, एक बंदे का जिसका नाम मेंशन्ड है भाई, जिसके बारे में लिखा हुआ है, तो वही जो था वो उस हुंडी को ले सकता था। मतलब पर्टिकुलर नेम वो जो था वो मेंशन होता था और वो एक रिस्पेक्टेबल बंदा था। फरमान, जो फरमान, मैंने फरमान जारी कर दिया, इसको सजा दे दो, सजाए मौत दे दो, तो फरमान का मतलब क्या है? ऑर्डर, इजंट इट? अब ऑर्डर में क्या है? हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर। मिस्टर ए के नाम की हुंडी है, मिस्टर ए कभी भी ऑन ऑर्डर कह सकता है मेरे को पैसा दे दो इसका, ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ मिस्टर ए का। अब मिस्टर ए ने हुंडी के पीछे लिख दिया कि भाई मिस्टर बी को पैसा दे देना, ऑर्डर कर दिया ना उसने मिस्टर ए ने कि पेबल जो पैसा है वो बी को पे कर दो। तो ऑन ऑर्डर अब बी जो है वो हुंडी दिखाएगा, बी में बी अपना नाम दिखाएगा कि भाई देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, आप मेरे को क्या कर दो, हुंडी का पैसा जो है वो पे कर दो। तो ऑन ऑर्डर। देखनहार, देखनहार मतलब पेबल टू बेयरर, जिसके पास हुंडी है पैसा मिल जाएगा उसको। अब धनी जोग में भी बेयरर वाला है, देखनहार में भी बेयरर वाला है। बेयरर दोनों साइड पे है, धनी जोग और देखनहार। फिर डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन एक क्लियर देखने को मिलता है कि धनी जोग जो है वो दोनों तरह की हुंडी में हो सकता है, डिमांड वाली में भी और टाइम वाले में भी। आप ये देखो धनी जोग मुद्दती में भी है। इट इज पेबल ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू एनी पर्सन। किसी भी बंदे को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो मिलेगा। जैसे मान लो सपोज इस केस में 86 डेज है, तो 86 डेज इज द फिक्स पीरियड।
इसमें तो चलो नाम लिखा होगा, ये देखो नाम वाला हो गया, जैसे ये था जो शाहजोग था, सेठ मंगूमल भगवान दास लिखा हुआ है। पर इस केस में जिसके पास भी हुंडी होगी, द अमाउंट विल बी गिवन टू दैट पर्सन ओनली। फरमान जोग, ऑर्डर देना, हुंडी पेबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म, एक फिक्स पर्टिकुलर टर्म होगा, उसके बाद जोक में जो भी मुद्दती में है ना, ये समझो क्या है, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द होल्डर बेयर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लायबिलिटी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है। मैं मान लो सपोज दिल्ली में बैठा हूं, ठीक है, मुंबई से मेरे पास जो सामान है वो आना है, अभी सामान नहीं पहुंचा, साथ में हुंडी भी लिखी आ रही है। ट्रांजिट के दौरान क्या हुआ, जो गुड्स आ रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, एक्सीडेंट हो गए, ठीक है। अब मेरा क्या कसूर है, मेरे तक थोड़ा ना पहुंचे, दिल्ली तक तो पहुंचे नहीं, तो मैं भाई इसमें कोई लायबिलिटी नहीं रख सकता अपने, मैं नहीं गुड्स का पैसा पे करूंगा क्योंकि सामान तो मेरे तक पहुंचे नहीं, तो मेरी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो इसका यही मतलब है, सो द होल्डर बेयर्स द कॉस्ट एंड ड्रॉई कैरीज नो लायबिलिटी, किसी भी तरह की मेरी कोई भी लायबिलिटी जो है वो नहीं होने वाली। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज थी। नेक्स्ट वन देखते हैं, राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज जो होते हैं जो दो लोगों को मिलाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी कहता है चलो जी भाईचारा बनाए मिलके। तो इंटरमीडिएरी जो विचोला बंदा होता है, कहते हैं ना भाई लड़का लड़की को विचोले ने मिला दिया, शादी हो गई, बाद में गालियां विचोला ही सुनता रहता है। अब विचोलों में कौन कौन था, जो इंटरमीडिएरीज थे वो कौन थे, कमीशन एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ये काफी ज्यादा बने, जिसकी वजह से जो ट्रेड था और ज्यादा फ्लरिश हुआ। अब ये क्या करते थे, मान लो जो मैन्युफैक्चरर है उसको कस्टमर से मिला रहे हैं और बीच में 1% 2% जो है कमीशन जो है खा रहे हैं, तो इस तरह का काम करते थे, जिससे ट्रेड जो था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। जगत सेठ जो थे, मतलब जो अमीर लोग होते थे, पैसे बहुत होते हैं इन लोगों के पास, ये बहुत ज्यादा डेवलप हुए ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड ड्यूरिंग इवन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। तो फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा ये लोन जो थे देते थे, बट लोन का रेट डेफिनेटली हाई इंटरेस्ट पे होता था। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी में होने वाली ट्रांजैक्शंस जो थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से कमर्शियल एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हुई और लोन्स की अवेलेबिलिटी भी होने की वजह से कमर्शियल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली। सिंपल है ना यार, कैश पे अगर आप काम कर रहे हो तो कैश पे काम कुछ लिमिटेड हो सकता है कई सारे बिजनेसेस में, कई सारे बिजनेसेस में काम है क्रेडिट पे चलता है, और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुरू होगी तो बिजनेस में सेल्स जो है वो बूस्ट होनी शुरू होंगे। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने शुरू हुए, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, जिसने मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट किया, बिकॉज इनके पास एडिशनल फंड्स आने लग पड़े और जिसकी वजह से एक्सपेंशन और ग्रोथ, मतलब इनको लोन्स वगैरह मिलने शुरू हुए। अब लोन्स मिलेंगे तो डेफिनेटली इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, बिजनेस को ये हाई स्केल पर लेके जा सकते हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स जो थे उन्होंने भी काफी सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स जो थे वो ट्रेडर्स को प्रोवाइड किए। मतलब काफी सारे इंटरमीडिएरीज जो थे, जो विचोले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, काफी सारा बिजनेसेस में एक्सपेंशन करने में हेल्प कर रहे थे, चाहे वो लोन्स देके हो, चाहे वो सेल्स को इंक्रीज करके हो, चाहे वो और भी किसी तरीके से हो। अब नेक्स्ट वन देखें तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो किस तरह से था। लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रोड्स हैज अज्यूम्ड अ की रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ट्रांसपोर्टेशन होगी तो भाई तभी बिजनेस या ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान तभी जा पाएगा ना अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है। रोड्स अच्छी बनी नहीं हुई तो आप कहां से एक्सपेक्ट करोगे कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। और ये जो नॉर्दर्न रोडवे रूट है ये स्ट्रेच किया था बंगाल टू तक्षशिला। ये देखो, ये हमारा बंगाल वाला रीजन यहाँ पे आ गया और तक्षशिला यहाँ पे आप देख सकते हो। इतना बड़ा जो था वो रोड नेटवर्क जो था वो स्ट्रेच किया हुआ था, ये बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का रोड स्ट्रेच था। सम ट्रेड रूट्स इन साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट, तो साउथ में भी काफी सारे ट्रेड रूट्स जो थे वो एस्टेब्लिश थे इन रीजन्स में। ट्रेड रूट्स वर वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। ट्रेड रूट्स क्यों होते हैं भाई, क्यों पॉसिबल होने चाहिए ट्रेड रूट्स, बिकॉज स्पीड बढ़े बिजनेसेस का। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है आज के टाइम पे, अगर आप देखो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज पुटिंग सो मच मनी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। हाँ, कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि यार क्वालिटी ऑफ रोड्स कैसे बन रही है, हमारी रोड्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बट एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन में हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। काफी सारे रोड्स हम रेगुलर बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये क्यों, व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग दीज रोड्स, व्हाई द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इंक्रीजिंग सो मच, बिकॉज ऑफ वन रीजन कि हमारी जो स्पीड है
वो बने, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी ट्रेड उतना अच्छा फैसिलिटेट होगा, और जितना ट्रेड अच्छा फैसिलिटेट होगा उतना ही अपना पैसा मनी मनी हमारे पास आएगा, और अल्टीमेटली सेफ्टी का पर्पस तो है ही है। लैंड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ काफी सारे वाटर ट्रांसपोर्ट भी थे। मालाबार कोस्ट, अब यहाँ पे देखो ये मैप है, मालाबार कोस्ट ये इस साइड पे है, जहां पे मुजीरिस सिचुएटेड है। मुजीरिस भी यहाँ पे ही है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे मुजीरिस है, जो कि विच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब यहाँ पे मालाबार कोस्ट से काफी सारा इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो पॉसिबल हो पा रहा था। पेपर नोन एज ब्लैक गोल्ड वाज ट्रेडेड थ्रू दिस रूट। यूरोप में पेपर बहुत जाता था, और इसको ब्लैक गोल्ड, पेपर ब्लैक गोल्ड कंसिडर किया जाता था। क्यों? बिकॉज पेपर जब बिकता था तो गोल्ड आता था, गोल्ड में उसकी क्या होती थी, पैसा मिलता था, तो इस वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कंसिडर किया जाता था। कैलिकट कोस्ट, यहाँ पे कैलिकट कोस्ट है इसी एरिया में, तो कैलिकट कोस्ट was so popular that it was even visited by Chinese ships to acquire essential items from Middle East as well as paper, diamonds, pearls and cotton। मतलब चाइना भी और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज भी काफी सारा इसमें से ट्रेड करते थे। अब चाइना देखो कहां से घूम घूम आगे आ रहा है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। देन कोरोमंडल कोस्ट पे पुलिकिट था एक मेजर पोर्ट, यहाँ पे है कोरोमंडल कोस्ट, और यहाँ पे पुलिकिट, ये पुलिकिट लेक है, तो यहाँ पे पुलिकिट कोस्ट है। तो यहाँ पे जो था काफी सारा मेजर एक्सपोर्ट किया जाता था इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जैसे कि ये मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इन कंट्रीज में, जो ये आज के टाइम पे आसियान नेशंस है, 10 के 10 आसियान नेशंस है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड जो था वो पॉसिबल हो पा रहा था। तो आज भी देखो तो वाटरवेज के जरिए भी बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं वो पॉसिबल हो पा रहे हैं। अगर आप पॉइंट्स देखो मैप पे, तो आपको मैप की पॉइंटिंग से क्लियर हो जाएगा यार किस तरह से रूट्स होते हुए बने हुए थे, कितना ज्यादा इंटेंसिव ट्रेड नेटवर्क था जो फैला हुआ था हमारे देश में। कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी। अब ये कौन कौन सी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी? अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो थे वो पंजाबीज और मुल्तानीज। मुल्तान इस टाइम पाकिस्तान में है, बट उस टाइम थोड़ा पाकिस्तान में था। अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे भाट होते थे। वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न में महाजन लोग होते थे, और साउथ में चेतियार्स होते थे, चेतियार लोग होते थे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी जो कि पूरे देश में ट्रेडिंग कर रही थी। प्लस उसके साथ साथ देखें तो काफी सारे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड ट्रेड। अर्बन सेंटर्स में देखें तो महाजन कम्युनिटीज जो ट्रेड को थी डोमिनेट कर रही थी, और जो रिप्रेजेंट की जाती थी तो नगर सेठ। नगर सेठ मतलब वो लोग जो बहुत अमीर लोग थे। सेठ लोग कहते हैं ना यार सेठ बंदा है ये, सेठ बंदा क्यों कहते हैं? भाई पैसा बहुत है बंदे के पास, इसलिए इसको सेठ बंदे के नाम से जाना जाता है। और अलग ग्रुप्स कौन कौन से थे? हकीम और वैद, जिनको फिजिशियंस डॉक्टर्स कहा जाता है, वकील, लॉयर, पंडित्स एंड मुल्लास, टीचर लोग, हम जैसे लोग, पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर। तो ये सारे के सारे लोग जो थे वो अलग अलग ट्रेडिंग कम्युनिटीज में थे जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। फिर उसके अलावा मर्चेंट कॉर्पोरेशंस जो थी वो बनी हुई थी। वन बाय वन देखते हैं कि मर्चेंट कम्युनिटीज एक्चुअल में करती क्या थी। तो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ कॉर्पोरेशंस फॉर्म की जाती थी जिनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। मेंबरशिप कोड ऑफ कंडक्ट होता था जिसको किंग भी जो था वो एक्सेप्ट करता था और रिस्पेक्ट करता था। फाइन। तो इनके खुद के ट्रेडर, मतलब अल्टीमेट गोल वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ ट्रेडर। जो सामान बेच रहा है, सामान खरीद रहा है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और किंग भी उनको एक्सेप्ट करता था। ट्रेडर हैड टू पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, मतलब अगर मान लो सपोज वो बाहर से सामान खरीद रहा है, जैसे आपने एक चीज तो नोटिस की ना, कितने सारे मल्टीपल रूट्स जो थे बने हुए थे, चाहे वो सिल्क रूट हो, चाहे वो स्पाइस रूट हो, काफी सारे मल्टीपल रूट्स की वजह से मल्टीपल कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा था। और अगर मान लो एक सब कंट्री से हम सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इंपोर्टिंग के लिए कौन सी ड्यूटी पे करनी है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्सेस वर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर पैसे की बात करें, ट्रेड और इंडस्ट्री टैक्स भी एक बहुत मेजर सोर्स था। कस्टम ड्यूटी जो थी वो वेरी करती थी कम्युनिटी, एंड टैरिफ वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। जैसे जीएसटी से पहले वैट वगैरह लगते थे, तो वैट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लगता था। अभी तो वैट सिर्फ पेट्रोलियम, ये अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे लग रहा है। तो जब पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट पे, बिकॉज वैट डिफरेंट है वहां पे। और पहले जो टैक्सेस थे अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग लगते थे। फेरी टैक्स मतलब जो वाटरवे
के थ्रू, मतलब वाटरवे के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो कमाई होती है, तो उसमें फेरी टैक्स लगता था जो एक बहुत इनकम का सोर्स था। एंड टू बी पेड फॉर पैसेंजर गुड्स कैटल एंड कार्ट्स, अगर मान लो पैसेंजर जा रहा है, कैटल जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं या कार्ट्स जा रहे हैं, तो उसके लिए पे करना पड़ता था। लोकल बॉडीज जो थी उन पर्टिकुलर एरियाज की वो टैक्सेस को रिसीव करती थी। एंड जो हेड ऑफ महाजन हुआ करते थे जिनको गिल्ड कहा जाता था, ये डायरेक्टली किंग के साथ डील करता था और टैक्स कलेक्टर के साथ डील करता था कि जो भी मर्चेंट का टैक्स है वो इनको पे करेगा। मतलब इनका एक मेन बंदा जो था, जो गिल्ड जिसको कहा जाता था, ये टैक्स कलेक्टर और किंग के साथ डील करेगा टू सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस मर्चेंट्स। और साथ ही साथ ये जो गिल्ड लोग होते थे ना, ये कस्टोडियन एक्ट करते थे रिलीजियस इंटरेस्ट के लिए। इनके पास एक ह्यूमंगस टास्क होता था टेम्पल्स को बनाने का, डोनेशंस का, by levying taxes on the members। मतलब मेंबर्स पे टैक्सेस वगैरह लगते थे। मेंबर्स को कहा जाता था कि भाई रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी डोनेशन दो, हमने रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, अगर हम प्रमोट करेंगे तभी हमारा रिलीजन जो है वो अच्छा चलेगा। तो ये मर्चेंट कॉर्पोरेशंस के काम थे। कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स जो इंडिया में थे, पाटलिपुत्र जो कि प्रेजेंट डे पटना कंसिडर किया जाता है, बिहार में है। अभी के टाइम पे अगर बिहार का नाम सुनने में आता है ना, तो आप लोग यार सोचते हो कि यार बिहार पुअर स्टेट, यही आता है ना। पर अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री उठा के देखो ना, तो बिहार वाज अ वेरी रिच स्टेट। मतलब बहुत पैसा था बिहार स्टेट में, और ये एक कमर्शियल टाउन नहीं था बट एक मेजर सेंटर था फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। पेशावर जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर था फॉर वूल एंड फॉर इंपोर्ट ऑफ हॉर्स। नाउ इट हैड ह्यूज कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम, इटली में। इटली तक भी ट्रांजैक्शन थी जो चल रही थी। तक्षशिला, इट वाज अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। नाउ इट वाज अ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, बहुत फेमस। इंद्रप्रस्थ, प्रेजेंट डे दिल्ली, it was a commercial junction on Royal Road where most routes leading to east, west, south and north converged। तो मतलब एक मिडल पॉइंट था, यहाँ पे नॉर्थ जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ थे। मथुरा, दिल्ली के पास, मथुरा वृंदावन, बांके बिहारी जी। Now it was an emporium of trade, many routes from South India touched Mathura and Bharuch। भरूच इज इन गुजरात, शायद गुजरात में है। वाराणसी, नाउ इट ग्रू एज मेजर, जो आज के टाइम पे बनारस हम कहें, मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लोथ्स एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप एंड इट हैड लिंक विद तक्षशिला एंड भरूच। तो लिंक था, काफी सारा ट्रेड जो था हो रहा था। अब इसमें कुछ सिंपल देखो, हमें इसको थोड़ा बहुत पॉइंट्स को ना समझना पड़ेगा, क्योंकि एंशिएंट नेम है। एंशिएंट के साथ साथ मैं आपको कुछ ना कुछ इनका मॉडर्न पार्ट भी एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। मिथिला, मिथिला अगर देखें तो बिहार नेपाल जो बॉर्डर है वहां पे है। नाउ इट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। तो चाइना में यूनान प्रोविंस है, वहां पे। उज्जैन इन एमपी, अगेट, देन कार्नेलियन, मुस्लिन, मेलो क्लॉथ, ये सारे क्लॉथ की टाइप है। मुस्लिन कॉटन आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये एक्सपोर्ट किया जाता था फ्रॉम उज्जैन। सूरत, टेक्सटाइल के लिए फेमस। प्रेजेंट डे में भी सूरत जो है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, गुजरात में है। इट वाज फेमस फॉर गोल्ड बॉर्डर इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। देखो सूरत में बनी हुई हुंडीज कहाँ पे हो रही है, वहां पे नेगोशिएट की जा रही है, ऑनर की जा रही है, इजिप्ट और ईरान में। मतलब इतना बड़े लेवल का जो ट्रेड था उस टाइम पे चल रहा था। मतलब ये नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते ना कि सिर्फ अभी ट्रेड चलता है, ट्रेड पहले भी था। इतना कम जो है, जैसे कहीं ना मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन ना होने के बावजूद भी फिर भी ट्रेड था। कांची, तमिलनाडु, तो चाइनीज गुड्स, चाइनीज यूज्ड टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स, ग्लास एंड रॉ स्टोन्स एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क। मदुरा अगेन इन तमिलनाडु, इट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास, पांड्यास का कैपिटल था। और ये फॉरेन मर्चेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा था, पर्टिकुलरली रोमन्स, मतलब वो यूरोप वाले रीजन से। कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड, कि करो भाई हमारे से ट्रेड। देन तमरालिप्ति, तो ये बंगाल वाली साइड पे है। तो ये जो था वो बनारस, मतलब वाराणसी और तक्षशिला, इसके साथ लिंक कर रहा था आपस में। तो इतने बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स जो थे वो अवेलेबल थे। अब ट्रेड सेंटर है तो मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी देखने को मिलेगा।
अब इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो वो कौन कौन से थे? यहाँ पे जो है वो सारे के सारे एक्सपोर्ट लिखे हुए हैं, एक्स से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिखे हुए हैं, हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट्स में स्पाइसेस तो आज के टाइम पे भी इंडिया बहुत एक्सपोर्ट करता है, व्हीट, शुगर, इंडिगो, ओपीएम भी, सेसम ऑयल, कॉटन, पैरेट्स, इवन पैरेट्स भी जो एक्सपोर्ट करते थे, लाइव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, काफी सारे एनिमल प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट के टाइम पे हॉर्सेस, जंग लड़नी होती थी तो घोड़े चाहिए होते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लेक्स लेनिन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूपीज, मेटल्स और मिनरल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं काफी सारे। तो ये बहुत सारे एक्सपोर्ट्स थे और बहुत सारे मेजर इंपोर्ट्स थे। इनमें से आज की डेट में हम काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, और गोल्ड तो पक्का है, गोल्ड तो हम इंपोर्ट करते ही करते हैं, और भी बहुत सारे मिनरल्स जो हम इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, नाउ पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं ना 1st सेंचुरी एडी से 7th सेंचुरी एडी की बात करूं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ना, जिसको कहे ना, मतलब स्वर्ण भूमि थी हमारा देश। इंडिया वॉज अ लैंड जिसमें मान लो कहे ना, भारत सोने की चिड़िया, ऐसे नहीं कहा गया। बहुत पैसा था इंडिया के पास। पूरी दुनिया की इकोनॉमी का अगर कहा जाए 1/4 और कई कई टाइम तो 1/3 हमारे इंडिया के पास ही था होल्डिंग। इतना अमीर देश था हमारा देश। बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, जिनको चाणक्य ने, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने टीचिंग्स दी हैं रूल करने के लिए, कनिष्क, पांड्यास, चोलास, हर्षवर्धन, बहुत बड़े बड़े मेजर रूलर्स जो यहाँ पे इंडिया में हुए हैं। और इन रूलर्स की वजह से काफी ज्यादा ट्रेड जो था, काफी ज्यादा डेवलपमेंट था हमारे देश में देखने को मिला, और पैसा ही बहुत था, गोल्ड बहुत था, सिल्वर बहुत ज्यादा अवेलेबल था। अब इस गोल्ड और सिल्वर से ही अट्रैक्ट होके काफी सारे जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं ट्रेड करने के लिए। अरब से आए, अरब लोग आए, देखा होगा सल्तनत पीरियड चला, हिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत याद हो, मुगल पीरियड चला, ट्रेड किया यहाँ पे, अपने घर बसाए यहाँ पे। फिर आई एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया जो था बहुत ज्यादा अमीर था, इंडिया में बहुत सारा पैसा था। अगर मैं पिछली बात करूं तो इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा थे, और उसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था इट वाज इन फेवर ऑफ इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट्स जो थे वो इंपोर्ट से ज्यादा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके इंडिया में बेड़ा गर्क कर दिया कंप्लीटली। हम फिनिश प्रोडक्ट्स को बाहर बेचते थे, फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। अब इन्होंने हमें क्या बना के रख दिया, इन्होंने हमें इंपोर्टर बना के रख दिया फिनिश गुड्स का, कि एक्सपोर्ट करो, सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करो। हमारे पास पैसा जरूर था, कमर्शियल एक्टिविटीज हमारी बहुत ज्यादा थी, बट टेक्नोलॉजी में हम वेस्ट से पीछे थे, जिसका फायदा जो वेस्ट था वो ले रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब बैटल ऑफ पलासी जो था वो 1757 में हुआ था। उस टाइम इंडिया में रूल स्टार्ट हो गया था, और 1764 में बक्सर की बैटल के बाद इनको दीवानी राइट्स जो थे वो मिल गए थे 3 स्टेट्स के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जब दीवानी राइट्स किसी स्टेट्स के मिल जाए, दीवानी राइट का मतलब है टैक्स कलेक्शन के राइट, अगर किसी स्टेट्स के मिल जाए तो भाई काम तो खत्म होना शुरू हो गया। अगर जिस एजेंसी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस कंपनी को, मान लो किसी को भी टैक्स कलेक्शन के राइट किसी एरिया के मिल रहे, दैट मीन भाई गवर्नमेंट चला रहा है वो उस एरिया की। और क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे भले के लिए काम किया? ब्रिटिशर्स भाई अपनी कंट्री को डेवलप करते रहे, इंडस्ट्रीज को डेवलप करते रहे। हमें क्या पढ़ाते रहे? शेक्सपियर। हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते रहे, हमें यूरोप के बारे में पढ़ाते रहे। हमारा इतना रिच ट्रेडिशन। आप एक चीज देखो, हमने अभी अभी हिस्ट्री में अगर पीछे जाओ, पिछली स्लाइड्स में देखो तो कितना कुछ हमने पढ़ा। यार इंडिया में इतना तो था नहीं कि ट्रेड हम कर नहीं रहे थे, कितना सिस्टम डेवलप था। इनसे पहले का सिस्टम डेवलप था, इनसे पहले की हमारे पास सिविलाइजेशन थी, इनसे पहले से हम ट्रेड कर रहे थे, इनसे पहले से हमने रूट्स बनाए हुए थे। और ये व्हाइट्समैन बर्डन करके कहते कि हम आपको रूल सिखाने आए हैं। और इलिटरेसी होने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमने जो थे वो फेस भी की। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए ना, तो उस टाइम पे इंडिया एक 3rd वर्ल्ड कंट्री बन गया, अंडर डेवलप्ड कंट्री बन गया। पर अब इस अंडर डेवलप्ड कंट्री को उठना तो था ही। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जो कि इसके बाद की कहानी है, 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे हमने सोचा दैट वी हैव टू डेवलप इंडिया, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू डेवलप इंडिया। तो हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, जो पब्लिक सेक्टर था उसको कहा कमर कस लो,
आपको जिम्मेदारी उठानी है इंडिया को ग्रो करने की। प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दे दिया, मतलब बैक साइड में बिठा दिया कि तू भाई देखता रहे, पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करता रहे, रास्ता बताता रहा थोड़ा थोड़ा, बाकी पब्लिक सेक्टर खुद ही ड्राइव करेगा देश की ग्रोथ को। चलो जी, चलता रहा चलता रहा। जैसे कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी में हाथी कहते हैं कि इंडियन एलिफेंट, तो हाथी स्लो 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 चलता है, तो वही बात है, अभी हम स्लो 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 गाड़ी चला रहे थे तो दिक्कतें होनी शुरू हुई। 91 में हमने कहा आते आते कि भाई पब्लिक सेक्टर पे अकेला कुछ नहीं कर सकते, हमें वी हैव टू लिबरलाइज आवरसेल्फ, हमें एलपीजी के रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें ओपन करनी पड़ेगी इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट्स दो, प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। चलो जी, जब प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए गया, हमने दूसरी कंट्रीज के साथ और ट्रेड करना शुरू किया, तो हमारी ग्रोथ की स्पीड एज कंपेयर टू जो प्रीवियस ग्रोथ स्पीड थी उससे इंक्रीज होनी शुरू हुई, और आज के टाइम पे हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, काफी सारे प्रोग्राम जो थे इंडिया में शुरू किए गए, और इन प्रोग्राम्स की वजह से अब हम देखें तो अब इसमें पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी कि इंडिया इज अ विश्व गुरु, भारत जो है वो विश्व गुरु बन रहा है। देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू कंप्लीट, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विश्व गुरु हम तब भी बनेंगे जब हम बहुत सारे जो पैरामीटर्स है उस पर एक्सेलेंस होकर दिखाएंगे, इजंट इट। यही था हमारा इस पर्टिकुलर पोर्शन में इस चैप्टर के। होपफुली आपको चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो समझ लग गया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।